है आपका क्वालिटी जीएस क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर, जो हमारा पिछला लेक्चर था, पिछला क्लास था, उसमें हमने क्या देखा था? बिहार पुलिस जो अब अवर निरीक्षक जो पोस्ट है, जो एसआई का पोस्ट है, दरोगा का पोस्ट है, जो आपको 2025 में फॉर्म निकला है, 1799 का जो पोस्ट है, वो पोस्ट के लिए जो हमने क्या देखा था? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो हमारा पूर्वालोकन, जो हमारा पिछले साल का क्वेश्चन था, जो प्रश्न था, उस प्रश्न को हमने अच्छे से समझा था और अच्छे से उसे अध्ययन किया था। और ये भी हमने पता किया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से, किस विषय से आपसे ज्यादा पूछा। जैसे हमने सामान्य विज्ञान का भी क्वेश्चन उसमें देखा, चाहे वो आपका सामान्य ज्ञान का, या समान बोल सकते हैं कि अध्ययन का क्वेश्चन, जैसे इसमें हिस्ट्री, इतिहास हो गया, चाहे भारतीय भूगोल हो गया, भारतीय आपका अर्थशास्त्र हो गया, जैसे अर्थव्यवस्था के बारे में या इकोनॉमी के बारे में। उसी तरह से करंट अफेयर, जो कि समसामयिक विषय था, उसके बारे में भी हमने क्या किया था? अच्छे से पढ़ा था। तो वो लेक्चर को आप जरूर से जरूर देखें। और बहुत सारे स्टूडेंट का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, अच्छा रहा, तो वो उससे क्या मिलती है? एक मोटिवेशन मिलता है एजुकेटर को, टीचर को, वो आगे जाके किसी और मतलब की सब्जेक्ट को आगे बढ़ाए और अच्छे से नए कोर्स को आपके सामने प्रस्तुत करें कि आप उस चीज को अच्छे से देख पाए, अच्छे से सीख पाए। तो सीखना हमारा क्या है कि मोटो है कि आप अच्छे से सीखिए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो ये आपको दिमाग में रख कर चलना है, समझ रहे ना? मोटिवेशन को बनाए रखना। अभी पूजा पाठ का समय है, सभी लोग जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, उसमें हमने पीटी का क्वेश्चन देखा। यह हमारा मेंस का मुख्य परीक्षा 2023 का क्वेश्चन है। ये किसका है? आपको मेंस का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्या होता है कि मेंस में जो पूछा जाता है, जीएस का जो सिलेबस है, या बोल सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग, जो आप बोल सकते हैं गणित या जीएस, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है, वो सिलेबस में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा आपको कि थोड़ा सा मैथ का, रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ ज्यादा आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो उतना ही रहता है, लेकिन इसमें कोई एक हिंदी का ही पेपर होता है, जो कि आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और हमने बात किया था कि निगेटिव मार्किंग अब 0.2 होता है, तो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं एक नेग्लिजिबल निगेटिव मार्किंग, मतलब बहुत ही कम है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन आपका एक्यूरेसी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 30% आपको लाना होता है पीटी में, तभी जाकर आप मेंस लिखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखो। और 20 गुना लोग मेंस लिखते हैं, जैसे 1799 पोस्ट है, उसका 20 गुना कर लिए वो मेंस लिखते हैं। तो उसमें पीटी में आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वही मेहनत आपको मेंस में भी आपका मतलब उसमें क्या दिखेगा? आपका ज्ञान जो है वो मेंस में भी आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस, थोड़ा सा जो बोल सकते हैं कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हमारा 2023 का मुख्य परीक्षा का जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर सवाल है, सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न है, ये क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमने पीटी में भी देखा कि दिवस के नाम पर क्वेश्चन आपसे पूछा। जो दिवस होता है दोस्तों, कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, और जो मतलब कि भारतीय, जो भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। किसी तरह से अगर देखेंगे तो भारत सरकार ने कुछ नया दिवस बोल सकते हैं कि अनाउंस किया है, कुछ नया दिवस का नोटिफिकेशन निकाला, वो भी आपको, जैसे अभी आप देख, संविधान हत्या दिवस जो 25 जून को अनाउंस किया गया, तो उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आप मतलब किसी तरह का असमंजस में नहीं रहे। अगर देखें तो बिहार सरकार, क्योंकि ये बिहार एसआई का एग्जाम, तो बिहार सरकार द्वारा भी किसी तरह का अगर नया दिवस के रूप में कोई चीज मनाया जाता है, तो वो भी दिवस आपको याद रखना होगा। तो इसमें पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस जिसको किस दिन मनाया जाता है? ये आपको यहाँ पर 1 दिसंबर, 5 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून। तो ये जो दिवस मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून में क्या खास हुआ था, क्या खास हुआ था उस दिन? क्यों यह दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस? तो क्योंकि मनाया जाता है कि उस दिन क्या हुआ था, जो घोषणा हुआ था पर्यावरण दिवस की, जो घोषणा 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, उसका एक पूरा महासभा हुआ था 1972 में, जो कि कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, यूके में स्टॉकहोम है, वहां सम्मेलन के समय हुई थी। इस सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था। तो ये सब आपका फैक्ट है, समझ रहे हैं? इसलिए मैंने यहाँ सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि क्या होगा कि अगर सॉल्यूशन को, अगर प्रश्न पत्र के साथ, प्रश्न के साथ अगर आप उसके उत्तर को भी देखते हैं और उसे अच्छे से आप एनालाइज करते हैं, यहाँ पर ये मेरा मतलब नहीं कि आप देख रहे हैं और उत्तर देख के आपने सही उत्तर, सही मतलब कि टिक लगा लिया। तो आप तो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ सीखना है, ये नहीं देखना है कि मैंने सही कितना किया, गलत कितना किया। इसमें आपको सीखना है और किस तरह से हम लोग उत्तर पर आते हैं, किस तरह से हम सीखते हैं।
मतलब कि किस तरह से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से बनाना और क्या नया चीज आपको सीखना है, वो आपको यहाँ पर जानकारी, मतलब ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हाँ हाँ ये चीज हमें पढ़ना है, तो इससे पता चल जाएगा किस कौन चीज आपका कमजोर है, उस पर आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो इस सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य था पर्यावरण की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसी के बाद भारत सरकार ने 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था इंडिया में, भारत में। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि ये आपको याद रखना 5 जून कब हुआ था? 1972 में 119 देश उसमें शामिल थे और ये 1986 में भारत ने इसे अधिनियम में लागू किया था। और एक बात और याद रखनी कि 2025 का जो थीम है पर्यावरण दिवस का, क्या थीम है वो आपको करंट अफेयर से याद रखना। बाकी हम करंट अफेयर्स का कोर्स लाएंगे, उसमें ये सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो ये हमारा निःशुल्क कोर्स होगा दोस्तों यूट्यूब पर, और सारा जीएस का टॉपिक, सारा करंट अफेयर्स का टॉपिक जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो किसी तरह की अगर परेशानी आपको लग रही है, किसी तरह का अगर दिक्कतें आपको लग रही है कोई भी टॉपिक में, कोई भी वो विषय में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और निसंदेह हम उसे अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से विस्तार में आपको बताया जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है? विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ हुआ था? तो विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरियो, न्यूयॉर्क और जो क्या है, जोहान्सबर्ग। तो ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग आप सभी जानते हैं, ये कहाँ, साउथ अफ्रीका में। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में। कहाँ पर है ये? ब्राजील में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो विश्व जो पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार 3 से 14 जून 1992 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसे रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भविष्य की पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस नियोजित योजना विकसित करना होता है। तो भारत ने भी इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया, इसमें हिस्सा लिया था। किस टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, किसे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो यहाँ पर विंदेश्वर पाठक, उडुपी रामचंद्र, श्रीधरन और कैलाश संकला। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये बिहार का एक बोल सकते हैं कि इनको अभी जो हमारा जो राष्ट्रीय सम्मान जो होता है, जो राष्ट्रीय सम्मान जो बोल सकते हैं, जैसे पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, चाहे चाहे भारत रत्न हो गया, तो ये क्या है? एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोला जाता है। तो उच्च जो नागरिक जो अवार्ड दिया जाता है, जो मतलब सम्मानित किया जाता है लोगों को, उस मतलब कि उस चीज से, उस अवार्ड से यहाँ पर बोल सकते हैं, तो विंदेश्वर पाठक जी को अवार्ड अवार्ड दिया गया। तो इनको, इनका नाम आपको याद रखना है। ये जो आप जो स्वच्छ जो शौचालय आप देखते हैं आज के समय में, जो शौचालय आप देखते हैं, जो स्टेशनों पर या कहीं पर आप देखते हैं वो शौचालय, वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं का एक क्या था, वो ब्रेन चाइल्ड था। इन्होंने वो चीज को क्या किया, शुरू किया है। शुरू में ये चीज लोगों को खराब लग रहा हो, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन बाद में जाकर लोगों ने इसका महत्व समझा। जो आप देखते हैं कि बाहर में आप जाके खुले में शौच करना, तो वो कम हुआ, क्योंकि आप देखेंगे ट्रेन वाले जगह पर या किसी भी खुले जगह में लोग जाकर क्या कर देते हैं, शौच कर देते हैं या किसी तरह से गंदगी कर देते हैं। तो वो गंदगी से लोग बचे, लोगों को जो बीमारी है वो बीमारी भी ज्यादा फैलता था। तो उस चीज को कम करने में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। और इनको यहाँ पर टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बुलाते हैं। इनको अगर देखेंगे यहाँ पर 2025 में इनको क्या मिला था? यहाँ पर जो पद्म विभूषण के अवार्ड से इनको नवाजा गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पद्म भूषण या पद्म विभूषण के अवार्ड से इनको नवाजा गया। विंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका जन्म बिहार में वैशाली जिले में हुआ था, ये भी याद रखना आपको। रामपुर बाघेल गांव में हुआ था। इनके स्वच्छता के क्षेत्र में अपार सेवा के लिए टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी का उपाधि इन्होंने अर्जित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र घोषित किया। देख ले, इनके परिश्रम से, इनके मेहनत से विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को। किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सुलभ शौचालय जो दिया गया है, ये इन्हीं का दिया गया है। जो सुलभ शौचालय आप देखते हैं बाहर में, ये इन्हीं के द्वारा ये पूरा, मतलब इन्हीं का ये आइडिया था, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया। फिर अगर अगला देखें, ये बहुत ही बोल सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C12H22O11 C6H10O5 C6H12O6 या C6H12। तो ये आपको ग्लूकोज का ये C6H12 बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। ग्लूकोज का जो या द्राक्ष शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसे डेक्सट्रोज के रूप में भी जाना जाता है, जो कई बड़े कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सेलुलोज के मोनोमर या जल में घुलनशील होता है। यह, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। यह स्वाद में मीठा होता है।
तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का हमारा जो हम ग्लूकोज शुगर से हमें क्या मिलता है, पूरा बोल सकते हैं हमें एनर्जी मिलता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 1747 में जर्मन रसायनक एंड्रियास मार्ग्राफ ने पहली बार किशमिश से ग्लूकोज को अलग किया था। तो पहली बार जो ग्लूकोज अलग किया गया था किस केमिस्ट्री द्वारा, किस रसायनक द्वारा, एंड्रियास मार्ग्राफ द्वारा। समझ में आ रहा है? नौका दौड़, जो नौका दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है? तो नौका दौड़ आप जानते हैं दोस्तों, ये केरल में होता है। जो पोंगल का जो फेस्टिवल होता है ये केरल में होता है। और इस तरह से नेहरू ट्रॉफी भी एक होता है उसमें, जो ये मतलब कि बोल सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन थे, माननीय जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके नाम पर ये नेहरू ट्रॉफी आपको करवाया जाता है। तो ये नाम से भी जाना जाता है, जो हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित की जाती है। यह दौड़ केरल की भव्यतम जीवंत परंपराओं का एक अनूठा नमूना है। यह दौड़ पन्नमुडा झील में आयोजित की जाती है। तो ये आपको जानकारी याद रखना है। अगर अगला इंफॉर्मेशन, अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न देखें, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में है? तो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र आपको किस राज्य में है? उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो लोग को लगे अरे लद्दाख है, लद्दाख तो बहुत ऊंचा क्षेत्र पर बसा हुआ है, तो लद्दाख में हो सकता नहीं। इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर दे दिया, यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत तिब्बत सीमा के पास सतलुज नदी घाटी में स्थित तसिंगंग गांव है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। 12 नवंबर 2022 को तीसगंग विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया गया था। इससे पहले हक्किम हिक्किम हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का दर्जा प्राप्त था। ये चीज ध्यान रखना। चंद्रयान 3, आप जानते हैं चंद्रयान 3 का जो लैंडर का उसका नाम क्या था? ये बहुत ध्यान याद रखना, लैंडर और रोवर। एक हमारा रोवर था, एक हमारा लैंडर था। तो ये जो लैंडर का दोस्तों यहाँ पर जो नाम दिया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो लैंडर इस तरह से आपको बना हुआ था, जो लैंड करता है उसे लैंडर बोलते हैं। रोवर क्या होता है? ये चक्का लगा होता है, ये आगे तरफ घूमता है, आगे तरफ पूरा भ्रमण करता है पूरे चंद्रमा पर। और यहाँ पर जो चीज है, जो यहाँ पर जो मतलब स्थित है, जो भी जैसे वहां पर वहां का मिट्टी हो गया या जल हो, किसी तरह का जो खोज करने वाला कोई पठार है, कोई चट्टान है, तो उसको खोज करता है क्या चीज वहां पाया, कौन सा रसायन पाया जाता है। तो ये रोवर और इसे लैंडर बोला जाता है। लैंडर जो लैंड करता है, रोवर ये घूमता है। तो लैंडर का क्या नाम था दोस्तों? लैंडर का नाम था यहाँ पर विक्रम, और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। तो रोवर का क्या नाम था यहाँ पर? प्रज्ञान। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था, जो 20 सितंबर 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। भारत सरकार ने इसका लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति का नाम दिया। ये ध्यान रखना आपको, दक्षिणी ध्रुव। और सबसे पहला देश बना है इंडिया, जो कि साउथ साउथ मतलब बोल सकते हैं ध्रुव पर, साउथ पोल पर सबसे पहला दक्षिणी ध्रुव पर हमारे चंद्रयान को उतारा है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था। इसका नाम इसरो के फाउंडर और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई से मिलता है। तथा रोवर का नाम प्रज्ञान है, जिसका कार्य चांद के सतह का परीक्षण करना होता है। समझ रहे ना? तो इसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। कभी डेट पूछ दिया जा सकता है, कभी आपसे ये पूछ दिया जा सकता है कि उस लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या है, ये पूछ दिया सकता है कि विक्रम और रोवर क्या होता है। तो ये सब सारा जो जानकारी है, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आपको याद रखना है। अगला देखिए, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके आज के लिए भी, जो इस साल भी अगर आप बोल सकते हैं कि दरोगा का एग्जाम होता है, ये अगले साल ही होता है, लेकिन होना तो तय है दोस्तों, क्योंकि ये 2 साल बाद 2023 में आपको वैकेंसी आया था। उसके बाद जो बम्पर वैकेंसी 1799 का जो वैकेंसी है वो 2025 में आया था। तो कोशिश करें, आप अच्छे से मेहनत करें और अपना जो जीत है, अपना जो सफलता है उसको पक्का करें। समझ रहे हैं ना? आपको वर्दी पहनना है, तभी जाकर सफलता आपको क्या होगी, हासिल होगी, तभी जाकर आप इस चीज को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको शपथ लेना है और आपको अपना जो आपका जो मतलब बोल सकते हैं जो एम है, उस एम को, उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। तो फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो फीफा कहाँ किया जाएगा? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, बेलारूस, फिनलैंड, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको या यूएई, कतर या सऊदी अरब। तो ये जो फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा व मेक्सिको में किया जाएगा। तो 3 जगह किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। 2026 फीफा विश्व कप 23वां फीफा विश्व कप टूर्नामेंट होगा। ध्यात्व है कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। तो आप जानते हैं जो अर्जेंटीना ने हराकर आपको 2022 का फीफा वर्ल्ड कप देखिए, जो कि एक बहुत लास्ट में वो कस्मकस पूरा एकदम चल रहा था दोनों टीम के बीच में, अर्जेंटीना और
किसके वजह, फ्रांस के, लेकिन लग रहा था फ्रांस जीतेगा जीतेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेस्सी इसमें अर्जेंटीना में था और ये जीत अर्जेंटीना का ही हुआ। अगला देखिए हम लोग नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत आप जानते हैं दोस्तों ये कहाँ पर मौजूद है? ये साउथ, तो दक्षिण भारत के जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब जो जितना भी आपको राज्य है वहां पर ये नीलगिरी पूरा आपको तीन तीन चार ये पूरा राज्य में फैला हुआ है। तो ये सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, या सोन, या क्या बोल सकते हैं, सोन सोगोर, या पारसनाथ। तो डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हमने ये बात भी किया था, समझ रहे हैं, हम लोग ये बात भी किया था किससे, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये बात भी किया था, मतलब डोडा बेटा के बारे में, आप ध्यान दीजिएगा अगर तो ऊंची पर्वत चोटी है डोडा बेटा, जो तमिलनाडु राज्य में क्या है, स्थित है। क्या है ये? मोयार नदी इन पहाड़ियों को उत्तर में कर्नाटक पठार से अलग करती है। नीलगिरी पहाड़ियों भारत में एक संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर मिशन इंद्रधनुष देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं मिशन है। मिशन इंद्रधनुष स्कीम है, किससे संबंधित है? तो ये बच्चों का टीकाकरण यहाँ पर किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के जो करंट अफेयर्स होते हैं, समसामयिक जो विषय होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जो मिशन इंद्रधनुष बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है, यह मिशन भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया था। यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज की ओर ले जाने और वर्ष 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। तो टीकाकरण पूरा किया जाता है बच्चों का। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नौसेना का विद्रोह का जो ये हमारा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का ये क्या है सवाल है। तो देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपसे विज्ञान को लेकर और सर ये सब मिलाकर पूछा जाता है। ये आधुनिक भारत का आपको भारत का ये सवाल है। तो सरदार ए एस एम एस खान, बीसी दत्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दौलत राव सिंधे। तो एम एस खान ने यहाँ पर क्या किया था, नेतृत्व किया था, उन्होंने लीडरशिप निभाया था। तो यहाँ पर नौसेना विद्रोह का जो नेतृत्व एम एस खान ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह में कर्मचारियों ने जहाजों पर से यूनियन जैक के झंडों को हटाकर वहां के पर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के झंडे लगा दिए। उनकी एक मांग यह भी थी कि नाविक बीसी दल दत्त, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे रिहा करना। क्योंकि उस समय भारत आंदोलन पूरा चल रहा था। 1942 में आपको शुरू हुआ था भारत आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो और आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को मुक्ति करो आदि नारे भी लगाए गए थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लैक्टोमीटर, ये सभी जानते हैं लैक्टोमीटर क्या होता है। ये दूध को नापा जाता है कि दूध की शुद्धता क्या है, मापने के लिए क्या जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, दूध की शुद्धता। ये सब सवाल दोस्तों छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे जो छात्र छात्राएं, ये सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो कोई गलत नहीं करते, क्योंकि इसमें गलत करेंगे तो फिर आप मेरिट लिस्ट से फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह के सवाल आपको गलत नहीं करना है। तो लैक्टोमीटर एक छोटा कांच का उपकरण होता है जिसका उपयोग दूध में पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर घनत्व का सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य दूध का घनत्व कितना होता है, एक 1.026 से हमारा 1.032 ग्राम होता है। यदि दूध में पानी मिलाया गया तो लैक्टोमीटर की रीडिंग 26 से नीचे होगी। यदि अन्य कोई ठोस पदार्थ मिलाया जाएगा तो रीडिंग 32 से ऊपर होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप शुद्धता अगर मापना है दूध का तो लैक्टोमीटर से आप माप सकते हैं। फिर अगर देखें अमरावती किस राज्य की राजधानी, ये सभी लोग जानते हैं अमरावती। तो अभी जो बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो पहला राजधानी हमारा क्या था, जो आंध्र प्रदेश का पहला, क्योंकि ये 2014 में, आप जानते हैं 2014 में क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं 2014 में जो पार्लियामेंट में नियम पास किया था, संसद में अधिनियम पास किया गया था 2014 का, उसमें आपको किसको, आंध्र प्रदेश को, किसको यहाँ पर, आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना, तेलंगाना को क्या किया गया था, दोनों को अलग अलग राज्य घोषित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश का राजधानी 10 साल तक बताया गया था कि कौन सा राजधानी रहेगा, हैदराबाद से ही काम होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि ये दोनों एक ही स्टेट था, पहले एक ही जगह था। फिर जैसे कैसे कैसे हमारा बिहार झारखंड का 2000 ईस्वी में अलग हुआ, 15 नवंबर 2000, जिसे हम लोग मतलब कि 15 नवंबर को भारतीय गौरव दिवस के नाम से ही बनाते हैं उसको, बिरसा मुंडा के जन्मदिन के रूप में। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो उसी तरह से आंध्र प्रदेश को 2014 और तेलंगाना को अलग किया गया था। और उस समय जो कॉमन जो बोल सकते हैं एक समान आपको राजधानी रखा गया था, वो कौन सा रखा गया था उस समय,
हैदराबाद रखा गया था, लेकिन अभी के समय 2024 में यह खत्म हो गया, 10 साल का ही अंतराल के लिए रखा गया था। तो अभी इसका क्या हो गया आपको, यहाँ पर कौन सा हो गया राजधानी, अमरावती हो गया, अमरावती हो गया। और इसका जो देखे यहाँ पर तेलंगाना का जो राजधानी है ये क्या हो गया आपको, हैदराबाद हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको क्या करना है यहाँ पर, ध्यान रखना है। चलिए अगला हम देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य की प्रस्तावित राजधानी 1956 से 14 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी। वर्ष 2014 में क्या आंध्र प्रदेश जो पुनर्गठन अधिनियम 2014 के पारित होने के बाद आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को विघटित कर अलग अलग राज्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 साल आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 साल हैदराबाद बनी रह सकती थी। इसके बाद अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा। अमरावती कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर। आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये अगर पूछ दिया गया तो ये आपसे नया क्वेश्चन यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है कि अमरावती जो बनाया गया है राजधानी ये किस, क्योंकि ये 2024 तक तो खत्म हो गया, ये नया न्यूज है, ये आपका मतलब 1 साल का करंट अफेयर्स का न्यूज है, ये समसामयिक विषय है जैसे पूछा जा सकता है। तो कृष्णा नदी किस मतलब अमरावती किस नदी के तट पर यह स्थित है, तो पूछ सकते हैं आपको कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। और देखें तो इन राज्यों को अलग करने के लिए बी.एन. श्री कृष्ण की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। तो यहाँ पे एक नया आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाता है, बी.एन. श्री कृष्ण। फिर अगर अगला देखें हम लोग यहाँ पर भारत को देशांतर विस्तार कितना, भारत का जो देशांतर विस्तार है वो कितना है, तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भारतीय भूगोल का क्वेश्चन, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश से 97 डिग्री 27 मिनट पूर्व तक आपको फैला हुआ है। भारत के मुख्य भूभाग का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत की पूर्व पश्चिम विस्तार ये कितना आपको यहाँ पर 2933 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, क्योंकि हमारा भारत जो आपको पूरे वर्ल्ड मैप पर विश्व का जो पूरा अगर आप मैप देखें, मानचित्र देखें, तो उसमें हमारा भारत क्या है, पूर्वी दिशा में ही, पूर्वी जो मतलब की दिशा में क्या है मौजूद है। आप जानते हैं सभी ये चीज पूर्व की दिशा में मौजूद है। अगर यहाँ नया अगला देखें क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, ये सबसे मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं पृथ्वी को बोला जाता है। क्योंकि क्या होता है कि पृथ्वी पर हमें जो लिक्विड फॉर्म में मतलब कि एक शख्स बोल सकते हैं कि हमें क्या बोल सकते हैं तरल के रूप में क्या मिलता है, हमें यहाँ पर पानी मिलता है। कहीं कहीं पानी क्या होता है, बहुत सारे ग्रह पर पानी मौजूद है लेकिन वो ठोस में मतलब सॉलिड फॉर्म में है, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखना। तो पृथ्वी की सतह पर कितना है, लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, जिसके कारण क्या होता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल में सूर्य का तीसरा ग्रह है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। यह क्या है, 3959 मील की त्रिज्या के साथ हमारे सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका औसत घनत्व लगभग कितना है, 5.523 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो एकमात्र उपग्रह जो हमारा सैटेलाइट है वो क्या है, चंद्रमा है, नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य आपको याद रखना है, डीआरडीओ द्वारा विकसित वायुयान। तो ये पुराना करंट अफेयर हो जाता है। आज का जो समय के जो डीआरडीओ द्वारा या बोल सकते हैं इसरो द्वारा किसी तरह का वायुयान या किसी तरह का बोल सकते हैं कि कोई अंतरिक्ष यात्रा या अंतरिक्ष यान आपको लॉन्च किया जाता है या शुरू किया जाता है, किसी तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, तो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन, वो आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इस बार का बीपीएससी देखे तो एनवीएस सैटेलाइट पूछ दिया गया था, नेविगेशन सैटेलाइट। तो वो सब सब चीज आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखें यहाँ पर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीआरडीओ ने क्या बनाया था, बिना पायलट वाला विमान बनाया है, जिसका नाम लक्ष्य रखा था। लेकिन यह गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः पुनः जो क्या था हमारा, ये प्रयोग उच्च उच्च क्या बोला जाता है यहाँ पर, उच्च प्रयोग उच्च, ये क्या था हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें इसको लेकर, तो ये हमारा क्या था, प्रयोग उच्च की अगर हम बात करें यहाँ पर, आपसे यहाँ पर बताया जाए आपको, प्रयोग जो सब सोनिक हवाई लक्ष्य प्रणाली है जिसे जमीन या जहाज से लॉन्च किया जा सकता था। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, सब जानते हैं। इसका याद रखना, गठन कब किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष उस समय डॉक्टर समीर वी कामत थे, अभी कौन है आप सभी को पता है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना, ये करंट अफेयर्स का न्यूज है। तो चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला हमारा क्या है, पौधों में अगर हम बात करें यहाँ पर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सहायक होते हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रति जो प्रक्रिया होता है वो कौन सहायक होते हैं? तना, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन या कार्बन? तो क्लोरोफिल आप जानते हैं, ये ग्रीन कलर हरा रंग देता है पौधों को, तो ये क्या होता है, क्लोरोफिल आपको शामिल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर पत्तियों में होता है। कहाँ पर होता है? ये पत्तियों में होता है, ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला हम देखें यहाँ पर, तो ये पौधों में होता है, वो क्लोरोफिल का जो होता है आमतौर पर पत्तियों में होता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हरे रंग द्रव्य जैसे क्लोरोफिल और हो गया क्या है, पर्णहरित हरित लवक, पर्णहरिम कहते हैं, के कारण होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण की जो हमारा प्रक्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पौधों को अपने लिए खाना बनाने सहायता करती है। इस प्रक्रिया में हमें क्या क्या यूज किया जाता है, क्या क्या हम ये उपयोग करते हैं, पौधा उपयोग करती है? कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है, लेकिन इसमें CO2 कार्बन का स्वांगीकरण होता है। ये मतलब स्वांगीकरण होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखिए मस्तिष्क, जो हमारा अगला जो देखें यहाँ पर दोस्तों, क्या है, मस्तिष्क। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर अगर हम बात करें मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को, तो मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? मेरु शीर्ष, प्रम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? तो अगर हम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क बोलते हैं मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ये आपके बायोलॉजी का पार्ट है, जीव विज्ञान का, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मस्तिष्क लीवर के बाद मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है दोस्तों। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये क्या है हमारा, पश्च मस्तिष्क। समझ रहे ना? मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है। कितने हड्डियां होती है? 22 हड्डियां होती है। तो ये सारा मस्तिष्क का जो भाग है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला हमारा दोस्तों पंचायती, क्या है, पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपने आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, ये हमारा क्या है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। राजनीतिक जो विज्ञान है, राजनीतिक जो शास्त्र है, उसका क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 75वां या 72वां? तो ये 73वां संविधान संशोधन, ये 74वें म्यूनिसिपैलिटी के बारे में यहाँ बताया गया था, जो कि आपको शहरी क्षेत्र में लागू किया जाता है। तो ये 24 अप्रैल को आप जानते हैं पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। इसके द्वारा संविधान में के भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16वें नए अनुच्छेद, जो कि 2000 अनुच्छेद हमारा 243 से 243 ओ तक, और 11वीं अनुसूची में, तो देख रहे हैं इतना ज्यादा जानकारी मिला है। 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद 243 से 243 हो, और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं अनुसूची में 29 हमारा विषय है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ध्यातव्य है कि इस संशोधन का पालन करने वाले पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को दोस्तों यहाँ 44वां संविधान, ये भी आपको पॉलिटी का क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो हमने बात किया था कि आपको क्या याद रखना है, आपका जो मौलिक अधिकार है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स है, वो तो याद रखना ही है, प्लस आपको जो मतलब संशोधन जो किया गया, चाहे वो 42वां संशोधन हो, चाहे वो आपका 44वां संशोधन हो, समझ रहे ना? तो 42वां क्या होगा, 4+2, तो 1976, 4+4 तो 1978। तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। 42वां संशोधन को एक छोटा मतलब संविधान ही बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है, लघु बोल सकते हैं संविधान।
तो 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से, पहले ये मौलिक अधिकार में था, फंडामेंटल राइट्स में था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसे आपको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसे अनुच्छेद 300 ए में, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसमें डाल दिया गया। तरह एक सरल कानूनी अधिकार बना दिया। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी। तो इसलिए किया गया था दोस्तों, क्योंकि क्या होता था उस समय जब देश आजाद हुआ था, जब देश को पूरी तरीके से बोल सकते हैं एक तरह से विकसित करना था, तो सरकार द्वारा बहुत सारे लोगों का जमीन ले लिया जाता था। कहीं पर नहर बनवाना है, कहीं पर रोड बनवाना है, कहीं पर आपको सड़क निर्मित करना है, या आप बोल सकते हैं ब्रिज बनवाना है, किसी तरह का इंडस्ट्री खोलना है, फैक्ट्री खोलना है, तो सरकार को जमीन जल्दी मिलता नहीं था। इसलिए सरकार क्या करती थी कि वो जमीन ले लिया करती थी, तो लोग क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में चले जाते थे अपने अधिकार को लेकर, कि मेरा जमीन को ले लिया गया, मेरा जो मौलिक अधिकार उसका हनन किया गया। लेकिन तब जाके सरकार ने सोचा, अगर इस तरह से लोग अगर कोर्ट्स कचहरी चले जाएंगे, तो फिर जो विकास करने का जो हमारा पूरा सपना है, वो कैसे हम देश को विकास पथ पर ले जा सकते हैं, या विकास तरह हम उसको विकासशील बना सकते हैं। तो इसलिए सरकार ने इस तरह का संशोधन किया था। इस पर भी बहुत सारा कोर्ट केस हुआ था, बहुत सारा सुनवाई हुई थी। वो सुनवाई आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो हम पढ़ेंगे जब पॉलिटी का सेक्शन आपको करेंगे। तो रानी दुर्गावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? तो रानी दुर्गावती गोंडवाना की महारानी थी। रानी दुर्गावती चंदेल वंश की वंशज गड़ा तथा गड़ा कंटगा के गोर साम्राज्य की शासक शासक महारानी थी। इनका विवाह गढ़ राज्य के राजपूत राजा दलपत शाह कछवाहा से हुआ था। गोंडवाना मध्य भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के हिस्से शामिल है। दलपात शाह की मृत्यु वर्ष 1548 में हो गई। इसके बाद रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बिठाकर शासन की बागडोर संभालकर मुगल साम्राज्य की साम्राज्यवादी विचारधारा का कड़ा प्रतिरोध किया और मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना रानी दुर्गावती के बारे में। रथ पगोड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रथ पगोड़ा का निर्माण यहाँ पल्लव शासन ने करवाया था, पल्लव वंश ने करवाया था, जो कि महाबलीपुरम, जो कि आपको मेनली चेन्नई तमिलनाडु एरिया में मिलेगा। ये रथ मंदिर का निर्माण यहाँ पर पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। यह मंदिर एकास्मक पत्थर से निर्मित है, मतलब एक ही पत्थर, उसी को काट काट कर ये पूरा चट्टान तरह से बनाया गया है। जो एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर में यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको विश्व का विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। अगला जो हमारा जानकारी है दोस्तों, प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से उद्गम हुआ? सह्याद्री पहाड़िया, मैकाल पहाड़िया, महादेव पहाड़िया या अमरकंटक? तो आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है, जो उद्गम स्थल है, जो ओरिजिन है, वो अमरकंटक से आपको निकलती है। अमरकंटक जो पहाड़ है वहां से निकलती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। ये तीन जगह आपको याद रखना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसे अपने जीवन दायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी पश्चिम में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो गुजरात में जाकर ये गिरती है और वहां आपको अरेबियन सी से मिल जाती है। इस नदी के पुराने मुहाने पर खदिया बेट एवं अलिया बेट नामक दो द्वीप स्थित है। ध्यातव्य है कि धुआंधार जलप्रपात, हमने बात किया था पिछला जो हमारा पीटी का क्वेश्चन में धुआंधार में पूछा गया था। तो देख रहे हैं ना, पीटी से कुछ कुछ क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछा जा रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नदी पर ही जबलपुर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत ही बेसिक फाउंडेशन क्वेश्चन है। फाउंडेशन अगर आपने अच्छे से किया होगा, अगर भारतीय भूगोल को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो मिडिल से बाहर हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, इसको आपको सब प्रश्न को छोड़कर नहीं आना, इसे बना कर ही आना है और इसे याद रखना। ये चीज नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। इससे पता आपको चले, अभी आपके पास समय है, जो चीज आपको लग रहा है कि इसमें आपको भारी लग रहा है, वो चीज आपने भूल गया है, बहुत पहले पढ़ा है, क्योंकि पढ़े तो सब होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा विषय होता है जीएस दोस्तों, इसमें आपको क्या करना था, बार बार रिवीजन करना पड़ता, बार बार चीजों को क्या करना पड़ता, आपको स्मरण करना पड़ता, तभी जाकर इस चीजों ये आपको जो जितने भी मतलब तथ्य है, जितने भी फैक्ट्स है, वो आपको याद रहेंगे। तो 8 राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन?
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये ट्रॉपिक कैंसर है दोस्तों, जो कि जिसे कर्क रेखा बोला जाता है, होकर गुजरती है। यह एक काल्पनिक रेखा जो भारत को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है, दो समान भागों में आपको विभाजित करती है। तो हम लोग जब भूगोल का क्वेश्चन पढ़ेंगे, भूगोल का जब विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम अच्छे से क्या करेंगे, पूरे मैप से, पूरे मानचित्र से आपको भूगोल पढ़ाया जाए और कम ही शब्दों में आपको बता दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा चीज हम उसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो भारत को लगभग दो भागों में, समान भागों में विभाजित करती है। तो कौन कौन सा राज्य है दोस्तों, ये राज्य भी नाम याद रखना। आठ तो हो गया, अगला हो सकता है कि इस बार आपको आठों राज्यों का नाम पूछ दिया जाए या उसमें दो राज्य दे दिया जाए, पूछा जाए इसमें से कौन से राज्य में से यह नहीं पास करती है, समझ रहे ना, गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। देख रहे हैं यहाँ नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर गोला करने लगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बूढ़ी गंडक, दूध कोसी, इंद्रावती, तमा कोसी। तो आप देख सकते हैं सब में कोसी कोसी लिखा हुआ है, लेकिन इस कोसी को आप तो यहाँ पर नहीं छांट सकते, लेकिन बूढ़ी गंडक आप जानते हैं, बूढ़ी गंडक आपको वेस्ट चंपारण, जो वेस्ट चंपारण आप जानते हैं पश्चिमी चंपारण से होकर ये बहती है, वहीं से निकलती है। तो इसमें कौन सा होगा, बूढ़ी गंडक आपको इसकी मतलब सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। कोसी नदी की सहायक बूढ़ी गंडक नदी नहीं है। कोसी नदी गंगा के बाएं तट से मिलने वाली एक पूर्ववर्ती नदी है, जिसका उद्गम नेपाल से 7 धाराओं से मिलने से होता है। इसका मुख्य धारा अरुण है, जो हिमालय के उत्तर से तिब्बत में गोसाई गोसाई थान चोटी से निकलती है। गोसाई थान चोटी याद रखना, यहीं से तिब्बत नदी है। आपको तिब्बत ये में जो एरिया है या जो पूरा मतलब आपको जो घाटी है, यहाँ से कौन सा चोटी से निकलती है, आपको कोसी नदी निकलती है। बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। और काड़गाला, बिहार में आप जानते हैं कौन सा कोसी नदी सुपौल से आपको आपको दाखिल होती है। और ये काड़ागाला कुर्सेला में कटिहार में ये क्या होता है, गंगा से मिल जाती है। गंगा से क्या होता है, यहाँ पर आपको संगम होता है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, इसे सौरव बिहारी बोला जाता है, दुख का कारण है। तो बिहार का अभिशाप इसे बोला जाता है, ये ध्यान रखना। बहुत ही सवाल है, बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, फेमस है, ये आपको हरदम पूछ दिया था, बिहार का अभिशाप किस नदी को बोला जाता है। तो बिहार का अभिशाप कोसी नदी को बोला जाता है। कोसी की निम्न सहायक नदियां अरुण, तोमर, तमोड़, दूध कोसी, तमा कोसी, इंद्रावती। ध्वनि का तारत्व तार तारत्व किस पर निर्भर करती है, ध्वनि का जो तारत्व वो किस पर निर्भर करती है। तरंग, क्या नाम है यहाँ पर, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयतन या आयाम। तो ये आवृत्ति पर आपको निर्भर करती है। ध्वनि का जो तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है, जबकि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर आधारित होती है। आवृत्ति तरंगों की संख्या है जो इकाई समय में निश्चित बिंदु से गुजरती है। साथ ही आवधिक गति, जो आवधिक गति में शरीर द्वारा एक इकाई समय में आने वाली चक्रों की संख्या होती है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। कौन से यूनिट में, कौन से मापा जाता है, डेसिबल में आपको मापा जाता है। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोठारी आयोग का संबंध किससे है। ये बहुत सिंपल बोल सकते हैं सवाल है। कोठारी आपने पढ़ा होगा आयोग, जो ये कोठारी आयोग है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के लिए कोठारी आयोग का यहाँ पर नियोजन किया गया था। तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा के विकास के लिए नीतियां और दिशा निर्देश बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कोठारी आयोग का गठन 1964 से 66 में शैक्षणिक प्रणाली का आकलन करने और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों को शिक्षा का विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत में किस राज्य में, तूतीकोरिन आप सभी लोग जानते हैं ये तमिलनाडु में। ये चीज ध्यान रखना, ये 12 भारत में जो तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे 11 जुलाई 1974 को प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। 19 फरवरी 2011 को इसका नाम बदलकर एक स्वतंत्र सेनानी वीओ चिदम्बरनार के नाम पर रखा गया था। तूतीकोरिन आपको ध्यान रखना। फॉरवर्ड ब्लॉक ये सभी जानते हैं। फॉरवर्ड हमने बात किया था पिछला में, इसमें नौजवान भारत सभा की बात की थी। इसमें हमने बोला था भगत सिंह द्वारा वो खोला गया था, वो स्थापना किया गया था। उसी तरह से फॉरवर्ड में हमने बताया था कि ये जब जो त्रिपुरा का जो सेशन हुआ था, उस त्रिपुरी जो सेशन हुआ था उसे जो रिजाइन कर दिए थे, किसने रिजाइन कर दिया था अपने सेवा अपने कार्यकाल से,
सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो उन्होंने फिर अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ये खोला गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये वो एक वामपंथी राष्ट्रवादी पार्टी थे, सोशलिज्म पार्टी से थे। इनका स्थापना 1939 में मध्य प्रदेश, बंगाल हुई थी, मध्य में पश्चिम बंगाल में हुई थी। इस दल के महासचिव देवव्रत विश्वास थे। और क्या इसमें जानकारी आपको याद रखना, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में, हम लोग मतलब इसलिए 23 जनवरी को हम लोग जन्म जन्म दिवस के रूप में ही मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में ही मनाते हैं। ये कटक में हुआ था। कटक आप जानते हो उड़ीसा में है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय नेता थे, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सब सारा जो नारा था, ये सारा नारा दिया गया था। 1942 में कांग्रेस के अलग होने के बाद इन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था। इस फौज के भारतीय सैनिकों ने इन्हें जर्मनी नेताजी की उपाधि, नेताजी की जो उपाधि थी, ये इन्होंने जर्मनी के जो वहां पर जितने भारतीय सैनिक थे, जिनको जर्मनी के जो हिटलर थे, वो हिटलर जो था वो सारा सेना को क्या किया था, बंदी बना के रख लिया था। तो उस सेना ने यहाँ पर उपाधि दिया था। सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? लॉर्ड विलियम्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिचर्डसन या वेन हेस्टिंग? तो वेन हेस्टिंग ने दिया था सर्वोच्चता की नीति। तो लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में शुरू की गई, 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इस नीति के तहत कंपनी के कानून को सर्वोच्च कानून माना जाता तथा अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी राज्य पर कब्जा करने का उचित ठहराया जाता था। ये सर्वोच्चता का जो कानून था, नीति था, वो किसे, वारेन हेस्टिंग ने दिया था। 2011 की जो जनगणना है, जो हम देखें आज की जो जनगणना है, 2000 बोला था 10 साल बाद जनगणना होता, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन 2022 में किसी कारणवश जो कोरोना का पूरा समय था, इसलिए वो जनगणना नहीं हो पाई। क्योंकि ये पूरे देश का जनगणना करने में समय लगता है दोस्तों, साल भर 2 साल भर लग जाता है। तो सरकार ने बताया कि 2026-27 में ये जनगणना आपको शुरू किया जाएगा और 27 तक ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो ये मतलब जनगणना आपको आप पूरी तरह से डिजिटल होगा, डिजिटली इंफॉर्मेशन लिया जाएगा आपसे, सबसे सारा चीज आपको डिजिटल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना, जिसमें बोला इसी पहली बार जनगणना, इसमें आपको कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, जाति जनगणना भी इसमें आपको शामिल रहेगी। तो अगर देखिए उसमें बताया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। पूरा भारत का साक्षरता दर पूछ रहा है, तो भारत की जो साक्षरता दर थी 2011 जनगणना के अनुसार, वो कितनी थी आपको? 74.04%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 थी। इसी तरह से आपको बिहार का भी साक्षरता दर याद रखना, क्योंकि बिहार के एग्जाम में आपको इस तरह का जो सवाल है पूछ दिया जाता है। तो देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य सभी लोग जानते हैं केरल है। आज के समय में केरल को डिजिटली फुली लिटरेट स्टेट माना जाता है, फुल्ली मतलब पूरी तरह से साक्षर है। इसके लिए क्रमशः लक्षद्वीप है, इसके बाद और मिजोरम है का स्थान है। देश का सबसे कम साक्षर वाला देश हमारा राज्य बिहार ही है। तो आपको बिहार में साक्षरता को बढ़ाना है, जैसे सरकार है बहुत सारा काम कर रही है, बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं कि जो 7 निश्चय योजना है, इसके तहत बिहार के युवाओं को शिक्षा दिया जा रहा है, बिहार के लोगों को शिक्षा दे रहा है, बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार की जो लड़कियां हैं, उनको शिक्षा दिया जा रहा है, मुफ्त शिक्षा को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये सबसे शिक्षा का स्तर जो है वो बिहार में भी बढ़ रहा है। फिर अगर देखें नरोड़ा परमाणु रिएक्टर भारत में किस राज्य में? नरोड़ा आप सभी जानते हैं, ये आपको उत्तर प्रदेश में, नरोड़ा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। तो ये चीज आपको ध्यान है, 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। इन दोनों रिएक्टरों में क्रमशः जनवरी 1991 और जुलाई 1992 में शुरू किया गया था। बर्फ किस प्रकार के हाइड्रोजन का उदाहरण है? किस प्रकार का? क्रिस्टलीय ठोस, हाइड्रोजन परमाणु, या धात्विक ठोस, या हाइड्रोजन आणविक ठोस? तो ये हाइड्रोजन आणविक ठोस का बंध के कारण बर्फ षटकोण त्रिआयामी क्रिस्टल जाल बनाती है, जिसमें लगभग आधा स्थान खाली होता है। जब बर्फ पिघलती है तो कुछ हाइड्रोजन बांड बांड टूट जाते हैं। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री आपको जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मतलब कि ये आपको सबसे जो प्रथम कारखाना आपको चेन्नई में स्थापित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो ये ब्रिटिश समय के समय में ही, अंग्रेज के समय किया गया था। 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया था, परंतु वर्ष 1904 के मद्रास में स्थापित सीमेंट फैक्ट्री द्वारा प्रथम बार सीमेंट उत्पादित किया गया। हालांकि यह फैक्ट्री सफल नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर पोरबंदर में आपको प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। क्योंकि क्या होता है, जो सीमेंट होता है दोस्तों, तो वो मतलब कि जहाँ पर खनन होता है सीमेंट का, जहाँ पर मतलब कि लाइम स्टोन चूना खनन होता है, वहीं पर सीमेंट फैक्ट्री लगाना मतलब अच्छा माना जाता है वहीं पर। क्योंकि क्या होता है कि जो पूरा लेबर कॉस्ट है, या पूरा मतलब ले जाने का लाने का पूरा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो बच जाता है। इसलिए वो सब आपको इंडस्ट्री बगल में, क्योंकि वो बहुत भारी इंडस्ट्री होता है, बहुत भारी क्या होता है आपको उद्योग होता है, जो आप जानते हैं इंडस्ट्री होता है।
तो यहाँ पर बताया गया कि सीमेंट का आविष्कार वर्ष 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। उत्प्रेरक का क्या कार्य, उत्प्रेरक का क्या कार्य दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा अगर बात करें उत्प्रेरक का क्या कार्य कार्य है, तो अभिक्रिया की गति को घटाता है, या अभिक्रिया की शुद्धता प्रदान करता है, या अभिक्रिया की उपज को बढ़ाता है। अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है तो इसे उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः। तो ये उत्प्रेरक क्या होता है कि अभिक्रिया गति को बढ़ाता है, एक तरह से इसे कैटलिस्ट आपको बोल सकते हैं। शीत सीता जयंती, सीता जयंती भारतीय कैलेंडर के किस माह में मनाई जाती है, तो किस माह में मनाई जाती है दोस्तों, वैशाख माह में शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। आप जानते हैं सीता जयंती भारतीय कैलेंडर के वैशाख माह के शुक्ल नवमी माह में मनाई जाती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया कि भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता की जन्म इस दिन हुआ था, जिसे सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव सभ्यता, जो कि आपको इसको क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता। हमने बात किया था, हमारा जो आज लेक्चर आज का आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में हमने बात किया है, और अच्छे से हमने सारा पढ़ा है, कहाँ पर इसका क्या साइट है, कहाँ से बहुत सारे जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे आप याद रखिएगा। तो सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्नानागार था, हमने बात किया था, जिसे ग्रेट इंडियन बाथ भी बोला जाता है, ये कहाँ से मिला था, हमें मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से, जो कि आज के समय में यह पाकिस्तान में बलूचिस्तान में यह स्थित है। तो यहाँ से बहुत सारा मिला था। डांसिंग गर्ल, जो नर्तकी, जो पूरा जो डांसिंग गर्ल है, नृतक, जो मूर्ति है, जो ब्रॉन्ज का बना हुआ, तांबा का जो पूरे बना हुआ है, वो चीज आपको ध्यान रखना। तांबा का नहीं, वो कांस्य का बना, ब्रॉन्ज को कांस्य बोलते हैं, तांबा को आपको, कॉपर को तांबा बोलते हैं। तो वो भी हमें मिला है। तो बहुत सारा चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो सैंधव सभ्यता का मोहनजोदड़ो किसने खोज किया था, आर डी बनर्जी ने 1922 में खोज किया था। तो मिला सबसे बड़ा स्नानघर प्रमुख स्मारक है। इसका मीटर लंबाई चौड़ाई भी याद रखना, ये पूछा जाता है। 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानघाट की फर्श पक्की ईंटों से बनी है, जिसमें उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। ये सीढ़ियां किस तरफ बनी हुई है, दक्षिण पश्चिम भाग से पानी निकलने की एक नाली भी बनाई गई है। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान, जिसको रिलीजियस क्लिंजिंग बोलते हैं, जैसे आज के समय में क्या होता है, जैसे छठ हुआ, तो छठ में आप क्या जाते हैं, कहीं पर पोखर बना होता है, कहीं पर लोग नदी में पूजा करते हैं, कहीं छठ मनाते हैं, कहीं पर नदी नहीं होता है तो वहां पर लोग पोखर तालाब में करते हैं। आज के समय लोग मतलब शहर में स्विमिंग पूल में भी करते हैं। तो ये सब क्या, एक तरह से बोल सकते हैं कि एक छोटा सा तालाब आपको बनाया गया, जो कि एक उस समय का सबसे बड़ा तालाब माना जाता है, स्नानघर माना जाता है। तो लोग उस समय किस तरह का धर्म, किस तरह का पूजा पाठ करने के लिए उसका उपयोग करते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो प्रो मार्शल ने इस तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी थी। तो ये तत्कालीन विश्व का जो आश्चर्यजनक निर्माण है, इसकी जो संज्ञा किसके द्वारा गया था, प्रोफेसर वो मार्शल जो था। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था गति के नियम को, आप सब जानते हैं, आइंस्टीन, न्यूटन, बॉयल या गैलीलियो। तो गति के जो नियम को यहाँ पर किया गया था, किसके द्वारा, न्यूटन द्वारा किया गया था, जो कि 1787 में किया गया था। कब किया था, 1787 में, अपनी प्रयुक्त प्रिंसिपिया से संलग्नित किया था। इसमें न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम सब लोग जानते हैं, अगर किसी भी तरह का वस्तु, अगर क्या है, वो एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब उस पर किसी कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा सकता। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। फिर अगर दूसरा नियम देखें, यह बल द्रव्यमान त्वरण से बराबर है और गति के परिवर्तन लागू बल की समानुपाती होते हैं। तीसरा नियम क्या है, इस नियम के तहत प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये चीज ध्यान रखना है। रेल विभाग ने टिकट में हो रही हेरा फेरी को रोकने के लिए किस सॉफ्टवेयर को बैन कर दिया था, रियल मैंगो, सारथी ऐप, रेल मिंत्रा या रेल मदद। तो ये यहाँ पर रियल मैंगो जो ऐप था, इसे यहाँ पर क्या किया, वेबसाइट को तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर को यहाँ पर बैन कर दिया। गूगल ने महिलाओं को इंटरनेट के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था, तो गूगल इंटरनेट समर्थ, मिशन शक्ति, गूगल इंटरनेट साथी या राजश्री योजना। तो गूगल इंटरनेट साथी का यहाँ पर प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए गूगल इंटरनेट साथी का नामक प्रोग्राम शुरू किया, 2015 में ये शुरू किया है। तो ये करंट अफेयर्स का न्यूज है, आज के समय में आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 41 की बात करें, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल पाया जाता है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर आपको निम्बस बादल, स्टेटस बादल, कपासी बादल, ये आपको भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप लोग जब जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको पच्छाक्ष, जिसको सिरस बादल बोला जाता है, ये आपको सर्वाधिक ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर पाई जाती है। तो इसका जो ऊंचाई देखे दोस्तों, 8,000 से 12,000 मीटर होता है। यह प्राय छितराई रूप में पेशम की तरह दिखते हैं। इस तरह से आपको छितराई रूप में ये दिखेंगे, आपको जो हमारा जो बादल होता है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा।
इसका निर्माण छोटे छोटे हिमकरणों द्वारा होता है, इसलिए इन्हें होकर जब सूर्य की किरणें गुजरती है तो रंग सफेद हो जाता है, परंतु शाम के समय यह विविध रंगों में दृष्टि गोचर होते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष थे, सचिदानंद सिन्हा, राजगोपालचारी, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये सारण जिला से थे, बिहार के, आप सभी लोग जानते हैं। इनको भारत रत्न भी नवाजा गया था, ये 3 बार आपको राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो भारत संविधान का जो गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था, जिसने 1946 में देश का संविधान तैयार करने के लिए भारत का दौरा किया था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी मतलब टेम्पररी अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। लेकिन जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 की बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। एस.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये चीज जानकारी आपको याद रखनी है। गारो खासी जयंतियां निम्न में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो गाड़ी खासू जयंती क्या है? ये पहाड़ का भी नाम है, प्लस ये अगर देखें तो ये आपको जनजातीय जो वहां पर ट्राइबल जो जनजातीय लोग रहते हैं उनका भी यह पूरा मतलब नाम है। तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा? मेघालय राज्य से मिलेगा। तो गारो खासी जयंतिया पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार पूर्व में राजमहल पहाड़ियों के से सीमा बनाते हुए मेघालय या शिलोंग पठार तक फैला हुआ है। जो गारो राजमहल गैप इस पठार के मुख्य दंड खंड से अलग करता है। मासिन राम मेघालय राज्य के पूर्वी खासी जिले का एक शहर है जो दुनिया की सबसे अधिक वर्षा, आप सभी जानते हैं मौसिन राम सबसे ज्यादा अधिक वर्षा वहां पर होता है, मतलब 11 सेंटीमीटर से ऊपर से भी बारिश आपको वहां पर होता है, मतलब जो मापा जाता है, आप जानते हैं ना 100 सेंटीमीटर बारिश मापा जाता है, उसी तरह से। बेलाडीला जो लोह अयस्क खान किस राज्य में है? तो ये सभी लोग जानते हैं, ये छत्तीसगढ़ में बेलाडीला। सभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल? तो समताप मंडल दो। तो ओजोन का जो परत हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है, ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके समताप मंडल कहा जाता है। कौन मंडल कहा जाता है? समताप मंडल। यह ओजोन एक सुरक्षात्मक परत का निर्माण करती है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें से हमारी सुरक्षा करती है, जो पृथ्वी पर सूर्य की पैरा बैंगनी किरणों को आने से रोकती है। क्या करती है? रोकती है। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि, ये जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया। यहाँ पर इनको नाइटहुड का अवार्ड भी दिया, टाइटल दिया गया था। यंग इंडिया लिखा गया है। यंग इंडिया आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, हमारे महात्मा गांधी जो द्वारा लिखा गया है, जो हमारे बापू थे भारत के। वेल्थ ऑफ नेशन बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें वेल्थ ऑफ नेशन तो ये मेनली आपको बोल सकते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया, आप चेक कर लीजिए एक बार। केसरी की बात करें तो केसरी सभी लोग जानते हैं, ये आपको बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये यंग इंडिया का नाम महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। गांधी द्वारा कुछ और पुस्तकें लिखी, जैसे हिंदू स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। इसमें महात्मा गांधी ने अपने पूरा कहानी, जो 13 साल से वो बैस्ट्रिक किस तरह से लड़ने गए थे, क्या उनका पूरा जीवन काल था, वो पूरा इसमें उन्होंने ऑटोग्राफ अपने बोल सकते हैं कि जीवन के बारे में पूरा जीवनी उन्होंने लिखा है और खुद लिखा है। हरिजन भी आप जानते हैं, जो भारत में आए तो हरिजन जो कि मतलब जो अनुसूचित जाति जिनको आज के समय बोलते हैं, तो उनको लोग भेदभाव बहुत ज्यादा उनके साथ किया जाता था। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एक दर्जा दिलाने के लिए समाज में उन्होंने उनको हरिजन का दर्जा दिया, जो वो भगवान के क्या है? पुत्र है, हरि के पुत्र है। निम्न में से कौन सा एक धातु है? ब्रोमीन, सोना, कार्बन, आयोडीन? तो ये सोना हमारा एक धातु है। ये सब क्या है? केमिकल है, आप सभी जानते हैं। ये धातु एक तत्व है जो सोना चमकदार पीले रंग का होता है। सोना का रासायनिक सूत्र Au होता है, जिसका परमाणु जो संख्या एटॉमिक नंबर 79 है। तो ये कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा धातु का हम कॉपर का यूज करते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित बीमारी है? तो जीवाणु जो टाइफाइड आप सब जानते हैं, मलेरिया, डेंगू, पोलियो। तो हमारा जो टाइफाइड है दोस्तों, ये जीवाणु जनित है। मतलब टाइफाइड किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, इसे जीवाणु आप बोलते हैं। मलेरिया क्या होता है? ये आपको फ्लेराइसिस से होता है, ये जानते हैं। पोलियो क्या होता है? ये हमारा वायरस से होता है। डेंगू भी हमारा क्या होता है? वायरस से होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो टाइफाइड जीवन के एक लिए खतरनाक रोग है, आप जानते हैं, जो खराब पानी मतलब दूषित पानी या जल बोल सकते हैं, या खाना खाने से आपको इस तरह का बीमारी हो जाता है। तो ये गंदगी से आपको फैलती है, पानी में गंदगी से फैलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें टीएबी का टीका आपको लगाया जाता है।
अगर अलग देखें यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न है, बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित? आप सभी जानते हैं बजरंग पूनिया कुश्ती से, जिन्होंने अभी बोल सकते हैं कि मतलब संन्यास ले लिया बोल सकते हैं, वो अभी खेलना बंद कर दिए। बजरंग पूनिया एक भारतीय पहलवान कुश्ती है, इनका 26 फरवरी 1994 में खुदन झज्जर हरियाणा में हुआ था। अभी बहुत सारा जो आंदोलन प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया जा रहा था। सुलभ शौचालय के जो मतलब किसान जो मूवमेंट था उसके खिलाफ, यहाँ उसके मतलब के लिए गवर्नमेंट का जो नियम था। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वर पाठक, शंकर दयाल शर्मा, हामिद अंसारी, कृष्णकांत। तो सुलभ शौचालय के संस्थापक देख लें, सुलभ शौचालय दो क्वेश्चन पूछा है। बिंदेश्वर पाठक के बारे में हमने बात किया था, जो जिनको मतलब टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया मतलब पूरा बोला जाता है, तो बिंदेश्वर पाठक, ये आपको ध्यान रखना। बिंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय संस्थापक बिंदेश्वर पाठक है। बिंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनका जन्म बिहार में वैशाली जिले में रामपुर बोगल गांव में हुआ था। तो आप जब क्वेश्चन बना रहे, सवाल बना रहे, तो एक एक सवाल पर आपको नजर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कि जो सवाल 1 नंबर पर, वो सवाल आपसे 100 नंबर के क्वेश्चन पर पूछ देगा, 100 नंबर के प्रश्न पर। तो आप क्या करेंगे, बीच में जो आप जितना सवाल बना रहे, तो आप क्या करते हैं, वो सवाल भूल जाते हैं, लेकिन वहीं से आपका उसका उत्तर भी आपको पता हो जाता है, अगर आप अच्छे से सवाल को सॉल्व। इसलिए सवाल को थोड़ा सा समय देकर बनाए, भले 2 घंटा आपके पास समय होता है, लेकिन आप अच्छे से चीजों को अगर प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप बार बार इसे अभ्यास करेंगे। आपने सुना है ना, करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब मतलब रसरी मतलब कि जब रस्सी से पूरा बोलते पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो दिमाग है, तो वो तो बहुत मतलब कि सूक्ष्म, बहुत बोल सकते हैं कि नाजुक चीज है। उस पर आप थोड़ा सा ही परिश्रम करेंगे, थोड़ा सा भी गंभीर रूप से परिश्रम करें, गंभीरता दिखाएंगे, थोड़ा सा भी अगर बोल सकते हैं कि मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा भी चीजों को फोकस करेंगे, तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो मन को क्या करिए, मन के मारे, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो मन को आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा में मतलब मन को आपको लगाना पड़ेगा पढ़ाई में, तभी जाकर आपको सफलता हासिल होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया का उपाधि अर्जित किया गया था इनके द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने 19 नवंबर को, ये ध्यान रखना, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उदयन ने की थी। उदयन कौन थे दोस्तों? ये आप जानते हैं हड़यंक, हड़यंक जो हड़यंक आप सभी जानते हैं, जो हड़यंक हमारा जो वंश था, हड़यंक वंश, हड़यंक जो डायनेस्टी था, उसका जो सबसे पहला कौन था, जिसका बिंबिसारा था। बिंबिसारा का जो पुत्र था अजात शत्रु, आप सभी जानते हैं ना, अजात शत्रु, बिंबिसारा और यह उदयन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 5वीं शताब्दी में उदयन के थी। इसके सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। तो ये सब सारा जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये सारा जो हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा सवाल है, जो प्रश्न है, वो सारे प्रश्नों को हमने अच्छे से क्या किया, यहाँ पर अध्ययन किया। अगला अगर देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन, अगर हम बात करें, हमने बताया था ना कि कम से कम आपको 25 क्वेश्चन आपसे, देखिए यहाँ पर क्या सवाल मैथ का अगर देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा 100 सवाल है। तो 100 सवाल में देखिए, तो आपका अगर सवाल को आप पूरा, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, मैथ का भी अलग से सेशन लाएंगे। तो अगर देखिए यहाँ 75 तक आपसे पूरा जीएस का सवाल पूछा गया, कितना सवाल, 75 सवाल पूछा गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तभी जाकर आप चीजों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 50 सवाल तक रहने देते हैं, क्योंकि यह जो आपका क्लास है, ये लंबा हो जाएगा, तो फिर आप देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप बताएंगे कि आपको अगर पूरा सवाल, पूरा मतलब प्रश्न आपको एक ही वीडियो में चाहिए, तो मैं 1-2 घंटा का पूरा अच्छे से और अच्छे से मैं मतलब कि पूरा इस पर संक्षेप रूप में पूरा बोल सकते हैं विस्तार से आपको और बताऊंगा। मैं विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, एक सवाल को अगर मैं बताने लगूँ, तो अभी सवाल पर 5 मिनट लग गया, समझ रहे हैं ना, 50 सवाल पर आपको 250 मिनट लग गया, समझ रहे हैं ना, कि 3 घंटा 4 घंटा का आपको वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से सेशन ले रहा हूँ, अलग से मैं क्लास ले रहा हूँ इतिहास का, भूगोल का, तो ये सब चीज सारी जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों, हम लोग जो आज का जो हमारा यह सेशन है, जो हमारा क्लास है, इसको हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, रहने देते हैं, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा सेशन होगा, इसमें हम लोग आगे की जो हमारा क्लास है, उसको हम लोग आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।